कहानी की शुरुआत में हमें बर्लिन दिखता है जो अपनी तीसरी पत्नी को अलविदा कह रहा था। बर्लिन इस बात को लेकर बहुत उदास था क्योंकि प्यार कभी उसके हाथ नहीं आया, इसलिए वह उसी चीज में खुश रहना चाहता है जिसमें उसका भाग्य हमेशा साथ देता है, और वो चीज है डकैती। बर्लिन की तीसरी पत्नी उसे छोड़ने के तुरंत बाद वहाँ एक पुलिस की गाड़ी रुकती है जिसमें बर्लिन की टीम पुलिस के कॉस्ट्यूम पहनकर रेड के लिए तैयार थी। बर्लिन जैसे ही गाड़ी में चढ़ता है, टीम का एक मेंबर उसके हाथ में एक बंदूक थमा देता है। इसके बाद सब मिलकर निकल पड़ते हैं उनके मल्टी-मिलियन यूरो की डकैती के मिशन पर। लेकिन बर्लिन और उनकी टीम अब जिस जगह जा रही है वो कोई बैंक या ऑक्शन हाउस नहीं है। वे जा रहे हैं एंटोनियो नाम के एक इंडस्ट्री पति के घर, और यही उनका डकैती का पहला स्टेप है। खैर, गाड़ी से उतरकर जब सब एंटोनियो के घर में दाखिल होते हैं तब हम बर्लिन की पूरी टीम को एक साथ देखते हैं। टीम में सबसे पहले है केली, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर चुकी है और वह एक कुशल हैकर है। लेकिन हैकिंग में जितनी वह दक्ष है, पर्सनालिटी के मामले में उतनी ही शर्मीली है। टीम का दूसरा मेंबर है रॉय। वह एक मास्टर लॉक ब्रेकर है, यानी किसी भी तरह के लॉक को वह बड़ी आसानी से खोल सकता है। लेकिन रॉय की प्रॉब्लम यह है कि जिस आसानी से वह लॉक खोल सकता है, उतनी ही आसानी से वह पुलिस के हाथ भी लग सकता है। पुलिस के हाथ लगने की चिंता में जब रॉय परेशान था, तभी बर्लिन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है। इसके बाद है डेमियन, जो कि एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। डेमियन डकैती की प्लानिंग में माहिर है, लेकिन उसके मन में कभी कभी थोड़ी गलती भी हो जाती है। टीम का आखिरी मेंबर है ब्रूस। ब्रूस हर काम में कुशल है। हथियार, मशीन, थर्मल लेजर सहित किसी भी तरह के उपकरण को ब्रूस बहुत ही माहिर हाथों से संभाल लेता है। तो बर्लिन सहित 5 मेंबर यह टीम पुलिस के वेश में एंटोनियो के घर में दाखिल हो जाती है और डिनर टेबल पर जाकर एंटोनियो समेत सभी को पकड़ लेती है। बर्लिन एक फेक सर्च वारंट दिखाकर एंटोनियो को अपने साथ ऊपर की फ्लोर पर ले जाता है और बाकी टीम नीचे गार्डिंग करती रहती है। एंटोनियो ब्रूस से पूछता है कि उसे क्यों सर्च किया जा रहा है। जवाब में बर्लिन कहता है, तुमने गैर कानूनी तरीके से बहुत सारी एंटीक चीजें इकट्ठा की हैं, जो कि राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, और पकड़े जाने पर तुम्हें 9 साल की जेल हो सकती है। डर के मारे बर्लिन एंटोनियो से कहता है कि उसका लॉकर खोलो, और वहाँ से एक पीतल की 40 निकालता है। 40 हाथ में आते ही बर्लिन सच बता देता है कि वे पुलिस नहीं बल्कि डकैत हैं। बर्लिन आगे कहता है, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम सिर्फ इस 40 को लेकर चले जाएंगे, और अगर तुम पुलिस को खबर देने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हारे गैर कानूनी कलेक्शन की इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देंगे। आप सोच रहे होंगे कि लॉकर में इतनी कीमती चीजों के बावजूद बर्लिन सिर्फ यह 40 क्यों ले गया। असल में बर्लिन इससे भी बड़ी डकैती की प्लान बना रहा है, जिसका हम जल्द ही पता लगाएंगे। इस दौरान जब टीम के बाकी मेंबर नीचे गार्डिंग कर रहे थे, तब एंटोनियो की टीम का एक मेंबर समझ जाता है कि ये लोग असली पुलिस नहीं है, इसलिए वह हिम्मत दिखाकर बोलने लगता है। तभी बर्लिन नीचे आता है और उस आदमी को डराकर बाहर ले जाता है। बर्लिन समझ जाता है कि आदमी ने यह हिम्मत अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए दिखाई थी, इसलिए वह उसे बाहर लेकर समझाने की कोशिश करता है कि प्यार एक बेकार चीज है, इसके लिए अपनी जान खतरे में डालने का कोई मतलब नहीं है। फ्यूचर में वह ऐसा फिर से न करे। इतना कहकर बर्लिन अपनी टीम लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम पेरिस के एक 5 स्टार होटल में पहुँचते हैं, जहाँ बर्लिन अपनी टीम के साथ अगले प्लान के लिए ठहरा है। टीम सब मिलकर जब एक जगह होती है, बर्लिन उन्हें टीम के छठे मेंबर से मिलवाता है, और वह छठा मेंबर है कैमरन, जो एक प्रोफेशनल राइडर है। इसके अलावा बर्लिन ने कैमरन को टीम में इसलिए भी लिया है, जिसकी वजह हम आगे जानेंगे। हालांकि कैमरन की एक प्रॉब्लम है कि वह ड्रग्स का एडिक्ट है। खैर, कैमरन को सबसे मिलवाने के बाद बर्लिन अपने प्लान पर काम शुरू करता है। वह सबसे पहले डेमियन से कहता है कि पिछली डकैती की 40 को हथौड़े से मोड़ दो। फिर उसे अमोनियम क्लोराइड से भरे एक बॉक्स में डाल दिया जाता है, जिसे डेमियन पहले से लेकर आया था। इससे 40 और भी पुरानी लगने लगती है। बर्लिन सबको बताता है कि इसी एक 40 के जरिए हम 44 मिलियन यूरो की ज्वेलरी चोरी करने वाले हैं। ये ज्वेलरी 34 शहरों से नीलामी के लिए पेरिस के सबसे बड़े ऑक्शन हाउस में लाई जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सारी ज्वेलरी एक साथ ऑक्शन हाउस नहीं पहुंचेगी, वो कई फेज में वहां आएगी, और इसी वजह से उन्होंने पेरिस के इस होटल में रुकने का फैसला किया है, क्योंकि उनके होटल के ठीक सामने उसी ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर का फ्लैट है, और सिर्फ वही डायरेक्टर जानता है कि सारी ज्वेलरी कब कब ऑक्शन हाउस पहुंचेगी। शुरुआती तैयारी के बाद पूरी टीम आर्कियोलॉजिस्ट के कॉस्ट्यूम में पेरिस की एक चर्च पहुंचती है। ये भी उनके प्लान का ही हिस्सा होता है। बर्लिन चर्च के फादर से कहता है, हम सब सलामांका नाम की एक यूनिवर्सिटी से रिसर्च के लिए आए हैं। हमें पता चला है कि आपकी चर्च के नीचे एक प्राचीन ऐतिहासिक चर्च है, जहाँ कई कीमती अवशेष होने की संभावना है। हम उन्हें ही ढूंढना चाहते हैं। बर्लिन की बातें और उसके रेफरेंसेस देखकर फादर उन्हें चर्च के नीचे ले जाता है। वहाँ वे फादर को भरोसा दिलाने के लिए मेटल डिटेक्टर की एक फेक रीडिंग दिखाते हैं, जिससे फादर को यकीन हो जाता है कि जमीन के नीचे सच में कुछ है। लेकिन पूरी तरह से पक्का करने के लिए फादर गूगल पर बर्लिन और उसकी टीम के बारे में सर्च करता है। मजे की बात यह है कि बर्लिन ने ये बात पहले ही समझ लिया थी, इसलिए उसने केली से पहले ही गूगल पर 63 फेक न्यूज अपलोड करवा दी थी, जिनमें उनकी रिसर्च टीम के बारे में लिखा हुआ था। सब कुछ देखने के बाद फादर बर्लिन और उसकी टीम को चर्च का अंडरग्राउंड इस्तेमाल करने की इजाजत दे देता है। असल में बर्लिन और उसकी टीम का प्लान है कि इस चर्च के अंडरग्राउंड का इस्तेमाल करके
ऑक्शन हाउस तक पहुंचना, क्योंकि यहाँ पहले से ही एक पुराना टनल है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। इसके बाद वे अपने प्लान का दूसरा हिस्सा लागू करने में लग जाते हैं। ऑक्शन हाउस के डायरेक्टर पोलिनेक जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हैं, ब्रूस उन्हें फॉलो करता है ताकि उनका रियल टाइम अपडेट पूरी टीम तक पहुंच सके। पोलिनेक जैसे ही चले जाते हैं, केली, रॉय और कैमरन फॉर्मल ड्रेसअप करके पोलिनेक के होटल में पहुंचते हैं। सबसे पहले रॉय और कैमरन कपल का अभिनय करते हैं और चालाकी से मेन गेट का लॉक खोल देते हैं। गेट खुलते ही केली उनके साथ जुड़ जाती है। इसके बाद तीनों मिलकर पोलिनेक के घर में प्रवेश करते हैं। घर के गेट पर रॉय वहां के 3 लेयर के लॉक को तोड़ना शुरू करता है और कैमरन और केली मिलकर पास की दीवार में छेद करके सिक्योरिटी अलार्म हैक करते हैं और उसका पासवर्ड निकाल लेते हैं। जैसे ही रॉय का लॉक ब्रेक हो जाता है, तीनों मिलकर पोलिनेक के फ्लैट में घुसते हैं और सबसे पहले सिक्योरिटी अलार्म ऑफ कर देते हैं। इसके बाद फ्लैट के अलग अलग हिस्सों में कैमरा सेट करना शुरू कर देते हैं और होटल में बैठे डेमियन और बर्लिन सब कुछ चेक करते रहते हैं। पोलिनेक के घर में एक पालतू कुत्ता भी था जो रॉय को देखकर उनके पास भागता है खेलने के लिए। रॉय लोग भी काम के बीच में उस कुत्ते के साथ खेलते रहते हैं। ठीक इसी समय बर्लिन नोटिस करता है कि फ्लैट में कोई आ रहा है। वह तुरंत सभी को सतर्क कर देता है। बर्लिन की बात सुनकर रॉय और कैमरन बिस्तर के नीचे छिप जाते हैं और केली एक क्लोजेट में घुस जाती है। वह आदमी असल में पोलिनेक के कुत्ते को वॉक पर ले जाने आया था। रॉय और कैमरन को बिस्तर के नीचे छिपा देख कुत्ता भी उनके तरफ छड़ी फेंकता है और कैमरन के कपड़ों को खींचने लगता है। तब तक वह आदमी भी बिस्तर के पास पहुंच चुका था। इंसान की मौजूदगी का एहसास पाकर उसके साथ एक और कुत्ता बिस्तर के नीचे झांकता है, लेकिन आदमी कुछ समझे बिना कुत्तों को लेकर वहां से चला जाता है। जाते समय वह आदमी कुछ लेने के लिए उसी क्लोजेट को खोलता है जिसमें केली छिपी थी, लेकिन केली पहले से ही क्लोजेट के बिल्कुल पीछे चली गई थी, इसलिए आदमी कुछ नहीं समझ पाता। खैर, आदमी जाने के बाद टीम जल्दी जल्दी काम खत्म करके अपने होटल लौट आती है। उस रात जब डेमियन उनके सेट किए हुए कैमरों के जरिए पोलिनेक के फ्लैट पर नजर रख रहा था, तब बर्लिन की नींद टूट जाती है। वह उठकर देखता है कि डेमियन अकेले बैठकर उसका बनाया हुआ रोबोट टेस्ट कर रहा है। बर्लिन उसे आराम करने के लिए कहता है और फिर मॉनिटर पर नजर बनाए रखता है। एक समय वह देखता है कि पोलिनेक की पत्नी रात में उठकर किताब पढ़ रही है और अकेले में गाना सुन रही है। यह देखकर बर्लिन की जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह पोलिनेक की पत्नी को फॉलो करना शुरू कर देता है। बर्लिन देखता है कि पोलिनेक की पत्नी रात में ही रेडी होकर बाहर निकल रही है। बर्लिन भी तब निकल पड़ता है और उसे फॉलो करते हुए एक बार में पहुंच जाता है। बार में पहुंचकर पोलिनेक की पत्नी अपने एक दोस्त के कहने पर गाना भी गाती है। वहीं बर्लिन को पता चलता है कि पोलिनेक की पत्नी का नाम कैमिला है। गाना खत्म होने के बाद कैमिला पेरिस के और कुछ जगहों पर घूमकर सुबह के वक्त फिर घर लौट आती है। कैमिला की इस चंचलता को देखकर बर्लिन उसके प्रति धीरे धीरे आकर्षित होने लगता है। वहीं अगले दिन सुबह फादर आने से पहले बर्लिन की टीम उस चर्च के अंडरग्राउंड में 40 को दबा देती है। फिर फादर के आने के बाद फादर के सामने वे उसे फिर से खोदते हैं। चर्च के अंडरग्राउंड में इतनी कीमती चीजें देखकर फादर बहुत खुश हो जाता है और उन्हें और जोर शोर से काम करने की परमिशन देता है। परमिशन मिलने के बाद टीम अपने सभी उपकरण वहां ले आती है और उस अंडरग्राउंड टनल को ढूंढकर उसके रास्ते से सीधे ऑक्शन हाउस के बिल्कुल पास पहुंच जाती है। वहां लेजर मेजरमेंट करके खुदाई शुरू हो जाती है। टीम के बाकी मेंबर खुदाई कर रहे होते हैं। तब बर्लिन रॉय को साथ लेकर उस बार के सामने जाता है जहां कैमिला पिछले रात आई थी। बार के सामने एक कार में बैठकर बर्लिन रॉय को कैमिला के बारे में बता रहा होता है। तभी वह देखता है कि कैमिला वहां आ रही है। यह देखकर वह कैमिला के पीछे पीछे बार में जाता है और 2 मिनट बाद रॉय भी वहां पहुंच जाता है। दोनों मिलकर ऐसे प्लान बनाते हैं कि कैमिला को समय न मिले ताकि उसका ईगो चोट खाए और वह उनके पास बात करने के लिए पागल हो जाए, लेकिन हकीकत में कैमिला उनकी परवाह किए बिना वहां से निकल जाती है। खैर, अगले दिन सुबह जब सब चर्च के अंडरग्राउंड में खुदाई कर रहे थे, तब फादर वहां 2 बॉडीगार्ड्स के साथ आता है और कहता है कि हाल ही में मिली 40 को वह अपने साथ स्पेन ले जाना चाहता है और पेशेवर लोगों को दिखाना चाहता है। लेकिन डेमियन उसे बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वह जानता है कि अगर पेशेवर लोग इसे देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे कि यह फेक है। इसलिए वह सेफ्टी को लेकर बहाने बनाने लगता है। फिर भी फादर उसकी नहीं सुनता और 40 को लेकर चला जाता है। इसी बीच रॉय जब पोलिनेक के कॉल को ट्रेस कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि कैमिला किसी कॉन्सर्ट में जाना चाहती है, लेकिन पोलिनेक उसे समय नहीं दे रहा। रॉय यह बात बर्लिन को फोन करके बताता है, क्योंकि अगर बर्लिन चाहे तो वह अभी कैमिला को कॉन्सर्ट में ले जा सकता है। लेकिन उसी समय फादर के 40 लेकर जाने की खबर भी बर्लिन के कानों तक पहुंचती है। बर्लिन इस समय दोराहे पर पड़ जाता है। क्या वह अपनी पसंदीदा महिला के पास जाएगा या डकैती के प्लान को बचाएगा? इसके बाद दिखाया जाता है कि बर्लिन डकैती के प्लान की बजाय अपने प्यार को ज्यादा महत्व देता है। वह रॉय को 40 की रक्षा का जिम्मा देकर खुद कैमिला से मिलने चला जाता है। वह होटल से बाहर निकलते हुए ऐसा करता है जैसे उनका मिलना एक्सीडेंटली हुआ हो। वह कैमिला से कहता है कि वह पास के होटल में रहता है। फिर बातचीत के दौरान वह कैमिला को कॉन्सर्ट में जाने का प्रपोजल देता है। कैमिला भी मान जाती है, क्योंकि वह अकेले जाने की बजाय किसी के साथ जाना पसंद करती थी। कॉन्सर्ट जाने के रास्ते में ही कार में कैमिला ड्रेसअप करती है और बर्लिन कैमिला को इम्प्रेस करने के लिए उसे कई बातें बताता है। बातें करते करते वे क्लब पहुंच
जाते हैं और वहां कॉन्सर्ट का आनंद लेने लगते हैं। इसी बीच रॉय प्लान बनाने लगता है कि फादर से 40 कैसे वापस ली जाए। इसके लिए वह कैमरेन से बाइक की चाबी मांगता है, क्योंकि ब्रूस की बाइक कैमरेन के पास थी। लेकिन कैमरेन बाइक की चाबी नहीं देता और उल्टा रॉय के साथ जाना चाहता है, ताकि रॉय अकेले किसी खतरे में न पड़ जाए। रॉय सोचता है कि शायद कैमरेन उसे पसंद करता है, क्योंकि पहले दिन से ही वह रॉय को अलग नजरों से देख रहा था और रॉय जानता है कि मिशन के दौरान बर्लिन किसी भी तरह का अफेयर पसंद नहीं करता। खैर, रॉय को राजी कर कैमरेन उसे साथ लेकर बाइक पर फादर की तरफ निकल जाता है, क्योंकि आज रात की फ्लाइट में फादर स्पेन जाने वाला है। जैसे ही फादर अपने बॉडीगार्ड्स को विदा देकर अकेला रवान होता है, कैमरेन बाइक चलाकर उसके पास पहुंच जाता है और रॉय फादर के हाथ से 40 वाला बैग खींच लेता है। लेकिन फादर आसानी से बैग छोड़ना नहीं चाहता, इस वजह से वे फादर को कुछ दूर तक खींचते हैं। फादर की चिल्लाहट सुनकर बॉडीगार्ड्स वापस मुड़कर देखते हैं और तुरंत ही एक टिन का ड्रम फेंककर कैमरेन और रॉय को गिरा देते हैं। फिर जब वे 40 वाला बैग लेने की कोशिश करते हैं, कैमरेन पहले ही उसे उठाकर ले जाता है और वहां से दौड़कर एक गली में चला जाता है। बॉडीगार्ड्स रॉय और कैमरेन का पीछा करते हुए उनकी बाइक पकड़ लेते हैं। गली में वे एक शादी के समारोह में पहुंच जाते हैं और वहां मौजूद शादी की गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। बॉडीगार्ड्स उनका पीछा करते रहते हैं। गली से निकलकर वे एक गैरेज में पहुंच जाते हैं और कुछ समय वहां छिपकर रहते हैं। खोजते खोजते बॉडीगार्ड्स भी उस गैरेज में पहुंच जाते हैं। रॉय फिर अपनी सूझबूझ दिखाता है और एक डायवर्जन बनाने की कोशिश करता है।